तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 3 द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये फुल चैप्टर हिंदी में ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस चैप्टर को आपको इस तरह समझाऊंगा कि जिससे ये आपको समझ में आए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक टीनेजर हूँ जो कि खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये चैप्टर है जो कि थोड़ा हार्ड है, तो मैं आपको इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे है क्या वो बता देता हूँ। लेखिका तिसानी दोषी है जो कि अंटार्कटिका की यात्रा करने जाती है, जो कि एक एकेडमिक सोलिक जो कि एक रशियन वेसल है उसमें जाती है। और वो लगभग 100 घंटे कार शिप आदि में ट्रेवल करके जाती है, तब जाके वह अंटार्कटिका में वह अंटार्कटिका पहुंचकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि एक समय में अंटार्कटिका और इंडिया एक ही पार्ट थे, पर कुछ जियोलॉजिकल मूवमेंट के कारण वह सेपरेट हो गए थे। फिर आगे हमें स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, जो कि एक कैनेडियन एजुकेटर जियोफ ग्रीन के द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें कि वो पहले तो अमीर टूरिस्ट को लाता था, बाद में उसने ये सोचा कि मैं अब से हाई स्कूल के बच्चों को लाऊंगा और उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक करूंगा और उनको बताऊंगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना कितना इम्पोर्टेंट है। यही है इस चैप्टर में। और फिर लेखिका तिसानी दोषी ये भी बताती है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और पृथ्वी की छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर। द ऑथर तिसानी दोषी बोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड एकेडमिक सोलिक। द जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, involving crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and several ecopressors. The author traveled for more than 100 hours by car, aeroplane, and ship to reach Antarctica. On reaching the continent, she first felt relieved to see its endless white landscape and blue horizon. Soon, this relief changed into wonder when she realized its isolation, westerns, and the fact that India and Antarctica once were part of the same landmass. यहाँ में बताया गया है कि इस चैप्टर की लेखिका तिसानी दोषी एक रशियन अनुसंधान जहाज एकेडमिक सोलिक पर सवार होकर अंटार्कटिका की यात्रा करती है। उनकी यात्रा मद्रास से शुरू होती है, जो भूमध्य रेखा के 13.09 उत्तर से शुरू होती है। इस दौरान वे 9 समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 जलराशियां यानी सी या ओशंस और कई पारिस्थितिक तंत्र पार करती है। लगभग 100 घंटे तक वह कार, हवाई जहाज और जहाज से यात्रा करने के बाद वे अंटार्कटिका पहुंचती है। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने चारों ओर फैले सफ़ेद बर्फीले मैदान और नीले क्षितिज को देखकर राहत मिलती है। यानी कि 100 घंटे यात्रा करने के बाद उन्हें सबसे पहले अंटार्कटिका की ब्यूटी को देख के राहत मिलती है। इसके बाद वे उसकी विशालता, एकांतता और इस भूवैज्ञानिक तथ्य पर आश्चर्य करती है कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थे। यानी फिर वो इस बात से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि पहले अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंडस्केप का हिस्सा था, यानी कि वो एक साथ जुड़े हुए थे। फिर आगे हमें अबाउट गोंडवाना के बारे में बताया गया है। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो ए ह्यूज साउथर्न सबकॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्टेड, सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। एट दैट टाइम द क्लाइमेट वाज मच वार्मर एंड द लैंड सपोर्टेड ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल्दो ह्यूमन डिड नॉट येट एग्जिस्ट। Gondwana remained united for nearly 500 million years. Late, due to geological movement, it broke apart into separate continents. India drifted northward and collided with Asia, forming the Himalayas. South America moved away, opening the Drake Passage, which allowed a cold circumpolar current to surround Antarctica, making it extremely cold and isolated. यहाँ में बताया गया है कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पर एक गोंडवाना नामक एक बहुत ही विशाल साउथर्न सबकॉन्टिनेंट था, जिसका केंद्र वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास था। उस समय पृथ्वी का मौसम आज की तुलना में काफी गर्म था और वहां अनेक प्रकार के पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते थे। हालांकि मनुष्य का उस समय तक कोई भी अस्तित्व नहीं था। लगभग 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना एकजुट रहा। बाद में भूगर्भीय हलचलों के कारण
यह कई महाद्वीपों में टूट गया। भारत उत्तर की ओर खिसककर एशिया से टकराया, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी आज जो हम हिमालय देख रहे हैं वो उसी के कारण हुआ था। वहीं दक्षिण अमेरिका अलग होकर उत्तर अमेरिका की ओर बढ़ गया, जिससे ड्रेक पैसेज बना। इसके कारण अंटार्कटिका के चारों ओर ठंडी समुद्री धाराएं बहने लगी और यह महाद्वीप अत्यधिक ठंडा और अलग हो गया। अभी हमें अंटार्कटिका टुडे के बारे में बताया गया कि अंटार्कटिका आज कैसा है। टुडे अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट ऑन अर्थ। यानी कि आज अंटार्कटिका है जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे तेज हवा चलने वाला कॉन्टिनेंट है। इट हैज़ नो ट्रीज, बिल्डिंग और अदर साइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि इसके ऊपर ना ही ट्री है, ना ही बिल्डिंग है और ना ही कोई ह्यूमन का कोई साइन पाया जाता है। इट स्टोर मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड साइज। यानी कि ये है जो कि दुनिया की 90% से ज़्यादा आइस यहीं पे है, मेकिंग इट ए वर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अर्थ क्लाइमेट हिस्ट्री। यानी कि इसलिए इसे पृथ्वी के जलवायु इतिहास का सबसे बड़ा भंडार भी माना जाता है। डीप इनसाइड द आइस आर 5 लाख ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। यानी कि बर्फ की मोटी परतों के नीचे 5 लाख वर्ष पुराने भी कार्बन रिकॉर्ड पाए जाते हैं। विच हेल्प साइंटिस्ट स्टडी क्लाइमेट चेंज, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं और करने में हेल्प करते हैं। Antarctica also show the full range of life from microscopic organism to giant blue whales and enormous icebergs। यानी कि यहाँ सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल ब्लू व्हेल और 150 जितने बड़े हिमखंड तक जीवन के अनेक रूपों में देखने को मिलते हैं। अभी आगे में बताया गया है द ऑथर जॉइन द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय कैनेडियन एजुकेटर Geoff Green। Earlier, Geoff Green took wealthy tourists to Antarctica, but later decided to bring high school students instead. His aim was to inspire young minds so that they would understand environmental issues and become responsible future leaders। यहाँ में बताया गया है कि लेखिका स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम में भाग लेती है, जिसका आयोजन कनाडियन शिक्षावादी यानी कनाडियन एजुकेटर Geoff Green करवाते हैं। पहले वे अमीर पर्यटकों को अंटार्कटिका ले जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हाई स्कूल के छात्रों को वहां ले जाना शुरू किया। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि युवाओं को पर्यावरण के बारे में जागरूक करें और उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक एवं नीति निर्माता बनाएं। फिर आगे में बताया गया है अंटार्कटिका इज कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेस टू स्टडी क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ इट्स इकोसिस्टम। द ऑथर ऑब्जर्व मेल्टिंग ग्लेशियर एंड ब्रेकिंग आइस शेल्फ्स which are sign of global warming. She explained the importance of phytoplankton, tiny marine plant that perform photosynthesis and support the entire food chain. If the ozone layer continue to thin, phytoplankton will be affected, disturbing marine life and the global carbon cycle. The chapter ends with the message, take care of small things and the big thing will take care of themselves। यहाँ में बताया गया है कि अंटार्कटिका को जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही सरल है। लेखिका पिघलते हुए ग्लेशियर्स और टूटती हुई बर्फ की चट्टानों को देखती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के स्पष्ट संकेत हैं। वे फाइटोप्लैंक्टन का महत्व बताती है। ये सूक्ष्म समुद्री पौधे प्रकाश संश्लेषण करके पूरे समुद्री भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन का आधार बनते हैं। यदि ओजोन परत और अधिक क्षतिग्रस्त होती है तो फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होंगे, जिससे समुद्री जीवन और वैश्विक कार्बन चक्र पर गंभीर असर पड़ेगा। अध्याय का मुख्य संदेश है, छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें स्वयं संभल जाएगी। फिर आगे में बताया गया है टुवर्ड द एंड ऑफ द जर्नी द शिप गेट्स स्टक इन थिक आइस। द कैप्टन आस्क्ड एवरीवन टू वॉक ऑन द फ्रोजन सी, वॉकिंग ऑन ए 180 meters thick sheet of ice with marine life existing beneath it. The author realized deep connection between all form of life. The chapter ends with a thought-provoking question: will Antarctica return to its warm past, and will humans survive to witness it, or will they despair like the dinosaur? यानी कि यात्रा के अंत में जहाज मोटी बर्फ में फंस जाता है। कप्तान सभी यात्रियों को जमी हुई बर्फ पर चलने का आदेश देता है, लगभग 180 मीटर मोटी बर्फ पर चलते हुए, जिसके नीचे समुद्री जीवन सक्रिय है। लेखिका प्रकृति के जीवों के गहरे संबंध को महसूस करती है। अध्याय का अंत एक गंभीर प्रश्न के साथ होता है कि अंटार्कटिका फिर से अपने पुराने गर्म स्वरूप में लौटेगा
और क्या मनुष्य उस समय तक जीवित रहेंगे या डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर 3 द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।